प्रणाम साथियों। चलिए, पहली वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ? शायद हुआ तो होगा। अच्छा, उस दिन हमने आपको सिखाया था क्या? सबसे पहले लेके चले थे वोकेब, और वोकेब में हमने आपको एक काउंटिंग सिखाई थी। मोनो, बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका, और इन्हीं के माध्यम से हमने आपको वर्ड सिखाए थे क्या? लोग और लौकी। उसमें हमने आपको बताया था मोनोलॉग। मोनोलॉग स्पीच बाय वन पर्सन, डायलॉग स्पीच बाय टू पर्सन्स। इसी तरह से हमने लोग और लौकी पूरा किया था। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था सोमनी। सोमनी का मतलब होता है स्लीप। उसी प्रकार से आज हम लेके चलते हैं आपका वर्ड एंथ्रो। देखिए, वर्ड ये वास्तव में पूरा वर्ड एंथ्रोपो होता है। एंथ्रोपो। अब हम आपको सिखाने के लिए क्या लेके चलते हैं? एंथ्रो मीन्स लेके चलते हैं ह्यूमन, और पो का मतलब लेके चलते हैं इवोल्यूशन, यानी कि उद्गम, डेवलपमेंट। अब हम यहाँ लेके चलते हैं लॉजी। लॉजी मीन्स साइंस या स्टडीज। तो देखिए, जब हम इन्हें जोड़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी, अब देख लें आप इन तीनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या बनता है। एंथ्रो मीन्स मानव, ह्यूमन, पो मीन्स इवोल्यूशन, उद्गम, और लॉजी मीन्स साइंस। तो ये क्या हुआ आपका? साइंस या स्टडीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति के उद्गम का विज्ञान, मानव जाति के विकास का विज्ञान। कहाँ से? देखिए, प्री स्टोन एज से लेकर के आज तक मानव अपनी प्रेजेंट पोजीशन में किस किस प्रकार से पहुंचा, उस सब का स्टडी किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट सीधे सीधे बायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट। तो ये क्या? वन हु स्टडीज क्या? इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो मानव जाति के विकास का, उद्गम का अध्ययन करे, वो क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। अभी आगे चलते हैं। क्या एक वर्ड होता है डियर, पिस्ट। पिस्ट का मतलब होता है भाई क्या? फॉलोअर, अनुयायी। तो एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया? फॉलोअर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के सिद्धांतों पर चलने वाला। कौन होगा? एंथ्रोपिस्ट, मैनकाइंड को फॉलो करने वाला। अच्छा, यहाँ हम एक वर्ड और लेके चलेंगे आपको, फिलो। फिलो मीन्स होता है लव, और मिसो मीन्स होता है हेट। अब हम इनसे वर्ड बनाते हैं। देखिए, देखिए हमने लिखा यहाँ फिलो। फिलो मीन्स लव, मिसो मीन्स हेट। अब यहाँ हम एंथ्रो को जोड़ते हैं फिलो में, तो फिलैंथ्रो, और साथ में जोड़ दिया पिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये क्या हुआ? लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्यार करने वाला। मानव जाति पर कहीं भी संकट आए, आपदा आए, वहाँ तन मन धन से मानव जाति की सेवा में तत्पर व्यक्ति क्या कहलाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। अब जोड़ते हैं मिस एंथ्रो, और साथ में ले लिया पिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट
यानी कि हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानव जाति से नफरत करने वाला। एक वर्ड होता है फोबिया, ये भी रूट है, इसे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे फोबिया को। फोबिया मीन्स होता है फियर, एक प्रकार की बीमारी होती है, या मानिया भी होता है मानिया लत होती है। तो अच्छा, फोबिक, फोबिक वन हु फियर्स, वन हु फियर्स जो डरे। तो एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया क्या हुआ? फियर ऑफ मैनकाइंड, फियर ऑफ मैनकाइंड। क्या होता है भैया? आदमी का डर। हाँ वास्तव में होता है, क्यों नहीं होता? हर दुष्कर्मी को होता है, पापी को होता है, मुड़ मुड़ के देखता है कोई आदमी ना आ जाए। और ये भी बात नहीं है कि पापियों को ही होगा, सज्जनों को भी हो जाएगा। अब सपोज करिए हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, हमें डर रहेगा कि यहाँ कोई ना आए, कोई आ गया उसे बेचारे को क्या पता कि हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। वो आते हाय हुल्ला करके बोलेगा हाँ भाई क्या हाल है, बस हमारी तो थोड़ी देर में बहुत सारी मेहनत खराब हो गई। तो इससे क्या होता है? ये क्या है? ये एंथ्रोफोबिया है, एंथ्रोफोबिक, वन हु फियर्स ऑफ मैनकाइंड, वन हु फियर्स ऑफ मैनकाइंड जो मानव जाति से डरे। मेरे विचार से क्लियर हो जाना चाहिए। एक रूट हम और लेंगे आज ही, देखिए पहले इसे मिटाना तो पड़ेगा भाई। देखिए रूट लेते हैं हम क्या? एनुअल, एनुअल होता है वार्षिक, दैट हैपन्स एवरी ईयर, जो हर वर्ष घटित होता है। आपके एनुअल एग्जामिनेशन हो सकते हैं, आपका एनुअल फंक्शन हो सकता है, वो क्या है? एनुअल है। अब कल हमने आपको एक काउंटिंग सिखाई थी, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, बाइनियल, बाइनियल, दैट हैपन्स at alternate year, यानी कि जो चीज 2 वर्षों में एक बार घटित होती हो, द्विवर्षीय, वो होता है क्या? बाइनियल। फिर लेते हैं क्या? ट्राइनियल, जो चीज 3 वर्षों में एक बार घटित होती हो, ट्राइनियल। हमने आपको बताया था क्वाड्रा, क्वाड्रा मीन्स क्या होता है? 4, टेट्रा मीन्स 4, तो क्वाड्रीनियल, क्वाड्रीनियल जो 4 वर्षों में एक बार घटित होता हो। क्विंकिनियल, देखिए यहाँ आप इस आई को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। क्विंकिनियल यानी कि जो 5 वर्षों में एक बार घटित होता हो। फिर सीधे चलते हैं, डेका मीन्स 10 होता है, तो क्या? डेसीनियल,
जो 10 वर्षों में एक बार घटित होता हो। सेंटा मीन्स क्या होता है? 100। तो पहले हम 50वीं वर्षगांठ ले लें। सेमी सेंटिनियल, ये 50वीं वर्षगांठ। और भाई सेंटिनियल 100वीं वर्षगांठ। सेंटिनियल, सेंटा मीन्स 100 होता है, 100वीं वर्षगांठ। सेस्क्यू सेंटिनियल, यानी कि 150वीं वर्षगांठ, 150वीं वर्षगांठ। अब थोड़ा सा सेंटा से संबंधित आगे बढ़ जाते हैं। बाय सेंटिनियल 200वीं वर्षगांठ। टर, ट्राई ना करके, टर सेंटिनियल 300वीं वर्षगांठ। टेट्रा सेंटिनियल 400वीं वर्षगांठ। पेंटा सेंटिनियल 500वीं वर्षगांठ। ठीक। पेरिनियल एवरग्रीन, यानी कि सदाबहार, जो कभी फेड ना हो, हमेशा ब्लूमिंग हो, उसे क्या बोलते हैं? पेरिनियल बोलते हैं। अब इसी से संबंधित हम थोड़ा एज पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहीं इसी से संबंधित आप ले लें एनिवर्सरी। ये भाई सब क्या थी? ये 200वीं वर्षगांठ थी। तो ये एनिवर्सरी क्या होती है? ये वर्षगांठ होती है। ठीक है, कौन सी एनिवर्सरी है? ये सब इसी से संबंधित वर्ड थे। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं हम क्या? एज। कभी कभी हम कह देते हैं ये व्यक्ति तो 60 आ गया है? तो क्या करें? सेक्साजेनेरियन, सेक्साजेनेरियन, one who is in his 60s, जो अपने 60 में, यानी कि 60 से लेकर के 69 तक का व्यक्ति सेक्साजेनेरियन होगा। सेप्चुआ जेनेरियन कौन सा? जो 70 से लेकर के 79 तक का होगा, सेप्चुआ जेनेरियन। ऑक्टा जेनेरियन, नोना जेनेरियन। ऑक्टा 82 89, नोना 92 99। और भाई सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन one who is 100 years old।
जो कितने का है, 100 साल का है। क्लियर? ये हुआ सेंटिनेरियन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये देखिए, सेक्साजेनेरियन जो 60 से 69 का है, सेप्चुआजेनेरियन जो 70 से 79 का है, और ऑक्टाजेनेरियन जो 80 से 89 का है, और नोनाजेनेरियन जो 90 से 91 का है, और सेंटिनेरियन होगा वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड। तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, एक एज से संबंधित एक वर्ड और आता है, अक्सर आ जाता है, मिलेनियम, ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर, a period of 1000 years। हमारी लाइफ में तो मिलेनियम हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। जब सन 2000 आया तो हम सेकंड मिलेनियम हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। शायद आगे तो हम ना देख पाएँ, तीसरा मिलेनियम देख क्या ना पाए, देख ही नहीं सकते मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आपका ग्रामर का पोर्शन। कल ग्रामर में हमने आपको आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ाया था। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग हमने साउंड के आधार पर कराया था आपको। आज ए और एन का प्रयोग हम उसके फंक्शंस के आधार पर कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। तो बच्चों, सबसे पहले ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। क्या? ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक के अर्थ में किया जाता है। एक बार फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक के अर्थ में किया जाता है। ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन से पहले ही किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग कर नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ काउंटेबल नहीं होती उसे आप एक कैसे कह सकते हो। देखिए, देयर इज ए मिल्क इन द ग्लास, देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? मिल्क काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो इससे पहले ए या एन का प्रयोग गलत है। स्टूडेंट काउंटेबल है, तो ये सही है। ही गेव मी पेन, उसने मुझे कलम दिया, उसने मुझे कलम दिया। ये तो वो बात होगी, कलम दुनिया में एक ही है और कोई है ही नहीं। नहीं, उसने मुझे एक कलम दिया। He gave me a pen. My brother is IAS officer. मेरा भाई IAS ऑफिसर है। यहाँ तो वो बात होगी जैसे मेरा ही भाई है और कोई है ही नहीं। मेरा भाई एक IAS ऑफिसर है, क्योंकि बहुत सारे हैं, उनमें से एक है। तो माय ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर। मैंने अभी आपको बताया, ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक के अर्थ में किया जाता है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक के अर्थ में किया जाता है। अब आते हैं हम इसी का दूसरा नियम। क्या नियम है? ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई के अर्थ में किया जाता है। कब किया जाता है? जबकि हम उस व्यक्ति या वस्तु को पहले से नहीं जानते हैं। पहले से नहीं जानते
तभी तो हमारे लिए कोई होगा, और जिसे हम जानते हैं उसे हम कोई कैसे कह सकते हैं भाई। आप किसी के घर में गए, दरवाजे पे बैगर खड़ा है, आप तो बैगर को नहीं जानते, आप अंदर जाके कहोगे भाई दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है, दरवाजे पर कोई बैगर खड़ा है। अगर आप जानते तो आप उसका नाम लेके संबोधन करके बताते कि दरवाजे पर वो खड़ा है। देखिए एक उदाहरण मैं अक्सर पहले से ही देता हूं। क्या आज पिताजी तो सुबह चले गए कहीं बाहर। जब पिताजी बाहर चले गए तो उनके बाद कोई सज्जन आते हैं। मैंने अभी क्या बोला? कोई सज्जन आते हैं। क्यों बोला? क्योंकि मैं जानता नहीं। आए, आपने बैठाया, चाय पानी पिलाई, थोड़ी सी बातें शुरू हुई, तभी वो सज्जन बोलते हैं बेटा पापा कहाँ हैं? सर पापा तो बाहर गए हैं। कब तक आएंगे? सर वो तो शाम तक आएंगे। कोई नहीं बेटा चलते हैं। नहीं सर खाना बन रहा, खाना खा के जाइए। नहीं फिर कभी आएंगे। अब मैं क्या कहता हूँ? सर मैसेज दे जाओ, या सर कोई मैसेज दे जाओ। कौन सा स्टेटमेंट बोलूंगा? सर मैसेज दे जाओ कब बोलूंगा? मुझे पता मैसेज जेब में रखे बैठा दे नहीं रहा, यानी कि मुझे पता है। लेकिन जब मुझे नहीं पता तो मैं क्या कहूंगा? सर कोई मैसेज हो तो मैसेज दे जाओ। जाहिर सी बात है वो कहेगा नहीं बेटा कोई मैसेज नहीं है। अब हम उन्हें सी ऑफ करते हैं। शाम को पापा जी आते हैं। अच्छा वो चलते हुए मुझे बताया, बोले कोई नहीं, आप कह देना शर्मा जी आए थे। हो सके पापा जी जानते हो, मैं तो नहीं जानता। अब जब शाम को पापा जी आए तो मैंने कहा पापा जी शर्मा जी आए थे, या पापा जी कोई शर्मा जी आए थे। देखिए एक बात है, यदि मैं भी जानता हूँ और पापा जी भी जानते हैं तो मैं सीधे सीधे कहूँगा पापा जी शर्मा जी आए थे, यानी कि वो मैसेज तुरंत कन्वे हो जाता। लेकिन मैं तो नहीं जानता, हो सके पापा जी जानते हो, तो मैं क्या कहूँगा? पापा जी कोई शर्मा जी आए थे। तब यहाँ कोई की स्थिति आ जाती है। तो बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान आदि को हम नहीं जानते, पहले से नहीं जानते, यानी कि पहली बार वो हमारी चर्चा या संपर्क में आया हो, तो हमारे लिए क्या होता है? वो कोई होता है। Have you extra pen? Have you extra pen? क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? अरे ऐसे बात कर रहा हूं जैसे जानता हूं। अरे जानता तो फिर ये पूछते ही क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? Have you an extra pen? Have you an extra pen? There is a beggar at the door. दरवाजे पर कोई भिखारी है, यानी कि कोई ए। This letter has been sent by a Sunil not known to me। ये लेटर सुनील के द्वारा भेजा गया है जिसे मैं नहीं जानता। नहीं, किसी सुनील के द्वारा भेजा गया है भाई सुनील जिसे मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया। किसी सुनील के द्वारा भेजा गया है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। मेरे विचार से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। दूसरा नियम ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जबकि उसकी पूरी जाति या वर्ग के बारे में कुछ बताया जाए। ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जबकि हम उसकी संपूर्ण जाति या वर्ग के बारे में कुछ बताएं।
देखिए एक बात सोचने की है, क्या सिंगुलर नाउन अपनी पूरी जाति और वर्ग के बारे में कुछ बता सकता है? बता सकता है क्या? मेरे विचार से तो नहीं बता सकता। बताइए आप। हाँ, बता देता है। देखिए क्या son should be obedient. Lion is the king of forest. Child needs love and affection. Fox is a clever animal. देखिए, हाँ, दो बातें, एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है। मैं कहूं बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए, मैं कहूं शेर जंगल का राजा होता है। ये दो सेंटेंस हैं। बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए। क्या एक ही बेटे को होना चाहिए? क्या एक ही बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए? हर बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए। शेर जंगल का राजा होता है। क्या एक ही शेर जंगल का राजा होता है? हर शेर जंगल का राजा होता है। शेर का बेटा भी राजा, शेर का पोता भी राजा, और आगे की सारी जनरेशन सब राजा होते हैं। लेकिन एक बात, यहां इन दोनों वाक्यों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। एक एक्सपेक्टेशन है और एक नेचुरल है। जहां एक्सपेक्टेशन हो वहां ए या एन का प्रयोग किया जाता है, और जहां नेचुरल हो वहां द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन किससे? सिंगुलर नाउन से पहले। एक बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो क्या? ए सन शुड बी ओबीडियंट। शेर जंगल का राजा होता है। द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। बच्चे को प्यार और स्नेह की जरूरत होती है। ये नेचुरल है या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन है या नेचुरल है? भाई एक्सपेक्टेशन है, कभी कभी डंडे की भी तो जरूरत पड़ जा, है ना? तो ए चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल। लोमड़ी एक चालाक जानवर होती है, सर्वविदित है, सब कहते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। नेचुरल हो गया जी ये, हैं? द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल। ये बात आपको बिल्कुल कंफर्म हो जानी चाहिए। जहां एक्सपेक्टेशन है वहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, और जहां नेचुरल है उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रहे, एक बात और आगे की भी बता देता हूं, जब नाउन सिंगुलर हो, प्लुरल हो और अपनी पूरी जाति की विशेषता बताए तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं करते। उससे पहले दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे आपने बहुत पहले से सेंटेंस पढ़ा हुआ है, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं। नेचुरल है तो दा नहीं लगाएंगे। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड से पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। बर्ड कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, bird can fly high in the sky। देखिए, पक्षी आकाश में ऊंचा उड़ सकता है। नेचुरल है, एक्सपेक्टेशन है? सिंगुलर है, एक्सपेक्टेशन है, नेचुरल नहीं है। मोर कैसे उड़ जाएगा? पीकॉक नहीं उड़ सकता, लेकिन पीजन उड़ सकता है, हॉक उड़ सकता है। तो यहां क्या आएगा? ए बर्ड कैन फ्लाई हाई इन द स्काई।
मेरे विचार से ये रूल आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ एक और नियम लेते हैं, चलते हैं आगे। क्या ए या एन का प्रयोग, पहले इसे मिटा दें। ए या एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है। ए या एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है जबकि उसे किसी के कॉमन बताया जाए, जबकि उसे किसी के कॉमन बताया जाए, कॉमन उसके समान बताया जाए, उसके गुणों में समान हो। कभी कभी हम अपने मोहल्ले में कह देते हैं, बोले यार मेरे मोहल्ले में तो एक रावण रहता है। क्यों कहते हैं? वो बड़ा अनाचारी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, इसलिए तो हम कह देते होंगे। कभी कभी क्लास में पढ़ते हुए, सपोज करिए आपके क्लास में कोई लड़की 6 फीट ऊंची, चेहरा गोल, आंखें नीली, तो अपनी मित्र मंडली में आके कहोगे, बोला यार मेरी क्लास में तो एक ऐश्वर्या रॉय पढ़ है, यानी कि उसकी कॉमन है ना वो। तो यहाँ ऐसी स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग भी किया जाता है। ए रावण lives in my neighborhood, मेरे पड़ोस में एक रावण रहता है। I met a खली yesterday, कल मैं एक खली से मिला। हैं 7 फीटा लड़का, इतना चौड़ा और ऊंचा है, उसे देखते ही मेरे माइंड में इमेज पैदा हो गई खली की। खली से नहीं मिला, एक खली से मिला। रावण नहीं रहता, एक रावण रहता है। मेरे विचार से ये बातें आपको क्लियर होगी। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। थोड़ा काम आप भी करते रहें, वैसे मुझे हैबिट नहीं है ये कहने की, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल वाला कहता है, लेकिन अगर आप उचित समझें तो आप आगे बढ़ाइए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।